Hello dear students, today we discuss about 7th standard हिस्ट्री का पहला लेसन, फर्स्ट लेसन, द टू बिग स्टेट्स। तो ये बुक जो है आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस रिलेटेड है, जो कि अभी इस साल का फ्रेश बुक है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स जो भी हैं आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। मैं आगे और आपके सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो ये आपको बहुत काम में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हिस्ट्री फर्स्ट लेसन, टू बिग स्टेट्स। टू बिग स्टेट्स जो है, ये वाला दो स्टेट्स के बारे में बताया गया है, एक है कन्नौज, दूसरा है वाताफी। तो पहले ये जो है हम कन्नौज के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्नौज स्टेट्स जो है, वहाँ के एक रूलर थे जिसका नाम है हर्षवर्धना। एज यू सीन ऑन द स्क्रीन दैट हर्षवर्धना। तो ये हर्षवर्धना के बारे में मैं एक छोटी सी एक डिटेल्स देना चाहता हूँ। सो लिसन केयरफुली। हर्षवर्धना, उनका जन्म 590 एडी को हुआ था तांजेर में, एंड ही डाइड इन 647 एडी इन कन्नौज। ओके, देन हिज रेंज ऑफ रूलिंग रेंज इज 606 टू 647 सी। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 606 से 647 647 सी तक वो उन्होंने राज किया था। ओके, उनकी मम्मी का नाम जो था यशोमती था, और उनके फादर जो थे वो प्रभाकर वर्धना थे। ओके, एंड हर्षवर्धना मैरिड टू दुर्गावती को मैरिज किए थे, एंड ही हैड 2 सन्स। उनके 2 बेटे थे, एक थे विज्ञावर्णा एंड कल्याण वर्ण। ओके, वर्धना। सो ये था हर्षवर्धन के बारे में एक छोटा सा डिटेल्स। चलिए हम अभी ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किंग हर्षवर्धन वाज बोर्न ऑन 606 CE आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धना। हर्षवर्धना एल्डर ब्रदर राजवर्धना असेंड द थ्रोन ऑफ द तांजेवर। तो उनका पिताजी के डेथ के बाद उनके बड़े भाई को बैठाया गया था, तो उनके बड़े भाई वो राजगद्दी संभालते थे, जो कि तांजेवर में था। देन हाउएवर द राजवर्धना वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गौड़। शासक गौड़ एक डायनेस्टी था, तो वहाँ का एक शासक नाम का राजा जो था, जो उसने उनके बड़े भाई यानी राजवर्धना को मारा था। देयर सिस्टर्स, उसके बाद उनके सिस्टर जो है राजश्री वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द किंग ऑफ मालवा। तो मालवा का एक राजा था जो कि उनके सिस्टर को, यानी हर्षवर्धन के सिस्टर को उन्होंने बंदी बना लिया था। ओके, नेक्स्ट इज द अंडर दिस सर्कमस्टांसेस एज द एडवाइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ द किंगडम। तो इस टाइम पे जब कोई राजगद्दी में राजा नहीं रहता है, तो उस टाइम पे जो भी लीडर्स थे, जो सेनापति थे, जो भी थे, उन लोगों ने डिस्कशन करके हर्षवर्धन जी को राजभार संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक जिम्मेदारी उनको दी। और किसका? तांजेवर का, जो कि अभी प्रेजेंट पंजाब हरियाणा में है। इमीडिएटली आफ्टर द असेंड द थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रेस सिस्टर राजश्री। इन द मीन वाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द देवगुप्त एंड रैन अवे इनटू द विंध्या फॉरेस्ट। तो इसके बाद क्या हुआ, वो जो हर्षवर्धन जब राजा बने तो उनका पहला डिसीजन ये था कि वो अपने सिस्टर को वो बंदी से छुड़ा ले, जो कि देवगुप्त नाम का जो था वो मालवा का, उसने बंदी बनाया था उनकी सिस्टर को। तो उससे पहले ही वो छुड़ाने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकली थी और एक जंगल में जाके छुप गई थी, जो विंध्या फॉरेस्ट नाम का एक जंगल रहता है। फिर हर्षवर्धन जी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की अपने बहन को, बहुत सारे लोगों के हेल्प से, जो फॉरेस्ट के लोग थे उनके हेल्प से, और बौद्धिस्ट हरमित एक था वहाँ पे, जो कि बौद्ध धर्म का रिलीजन था, वो उसका नाम था द्वारिका मित्र जो था, उन्होंने क्या किया, ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कॉमिटिंग सती। तो उन्होंने क्या किया, सती मतलब क्या होता है, सती पता, जब वो कुछ डेथ मरने वाली थी तो उसको उन्होंने बचाया था। तो कॉमिटिंग सती मतलब सती प्रथा ये होता है, पहले एक प्रथा था जो अगर हस्बैंड वाइफ अगर सोचो रहते हैं, तो अगर हस्बैंड का डेथ होता है तो उस वाइफ को
उसी का डेड बॉडी के साथ ही ज़िंदा जलाया जाता है। तो ये सती प्रथा था पहले के ज़माने में, उस टाइम पे। अभी ये नहीं है, बैन हो गया। तो ऐसा कुछ था उस वक्त। तो वो जो बौद्धिस्ट हरमित था, उन्होंने, द्वारिका मित्र, उन्होंने उसको रोका, उनके सिस्टर को रोका, हर्षवर्धन के सिस्टर को उस चीज़ के लिए रोका। सिंस द राजश्री किंगडम कन्नौज विच इज़ इन नाउ उत्तर प्रदेश वाज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम। तो उस वक्त में वो जो कन्नौज शहर वहाँ पे जो था वो वाला टोटली मतलब कोई राजा वहाँ पे नहीं था, विदाउट किंग वहाँ पे था। तो हर्षवर्धन वहाँ पे क्या किया उन्होंने, वो बिकेम इट्स रूलर, वहाँ पे उन्होंने राज की। लेटर ही डिफेंडेड द देवगुप्त। तो फिर उसके बाद वो जो देवगुप्त जो था, जिन्होंने जो मालवा का जगह में जो इनके सिस्टर को बंदी बनाया था, उसको हर्षवर्धन जी ने हरा दिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। आज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन ऑफ द launch and attack on the Sakshat, the Gond king, he formed an alliance with the king of the Kampan Assam, Bhaskaraman, with the help of a large army. He defeated the Gond king and won over a major part of his kingdom. तो गोंड का जो किंग्स और मालवा एरिया जो पास आज थे, वहाँ पे हर्षवर्धन जी ने अपने लार्ज आर्मी का हेल्प की वजह से वो पूरा उसको अपने कैप्चर में लिया था, यानी अपने राज के अंदर, अपने राजपाट के अंदर उसको कब्जा में ले लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर दैट आई विल टेल यू अ स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धना's army sections. So more than 1 lakh soldiers and 16,000 elephants, 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर और 60,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स उनके आर्मी में थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी उनकी थी। ओके, नेक्स्ट, ही स्टॉप फ्रॉम हर द कमिटिंग ही ऑल्सो conquered the Malwa and the Saurashtra, but was unsuccessful in defending the Puliskena in of the Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victorious years, the Tanjore emerged as a large kingdom of North India. तो आखिरी में हर्षवर्धन जी ने आसपास के जितने भी थे वो हर जगह पे उन्होंने कब्जा स्टार्ट किया था। लेकिन एक ऐसी जगह थी साउथ इंडिया का, साउथ डायनेस्टी का, चालुक्य डायनेस्टी, वहाँ पे एक राजा था पुलिकेशिना II, यानी पुलिकेशिना द्वितीय। तो उनका पिताजी पुलिकेशिना थे, तो उनका लड़का जो था वो पुलिकेशिना II था। तो उसको वो नहीं हरा पाए थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी 7 साल तक, 7 ईयर्स तक जब वो हर जगह विक्टोरियस पाके हर्षवर्धन जी ने अपना नॉर्थ इंडिया में पूरा राज जमा लिया था। ओके, अभी हर्षवर्धन रेंज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा टॉपिक। हर्षवर्धन पर्सनली सर्वाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय द ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। तो वो अपने एम्पायर के अलग अलग पार्ट में वो खुद ही जाते थे और खुद राजपाट सब संभालते थे। बहुत मतलब कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, वेलफेयर में क्या मदद हुआ नहीं, हर चीज़ वो खुद ही देखते थे। He divided his daily routine into the 3 parts of the first 3 parts. The first was for the administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to the public welfare and the religious activities. तो उनका जो डेली रूटीन था वो रूटीन को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट था। तो उसमें से उन्होंने जो पहला पार्ट था वो वाला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा था, और बाकी जो अदर 2 पार्ट्स वेर डिवोटेड टू द पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने रखा था, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ मतलब जो धार्मिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उसके लिए उन्होंने तीसरा पार्ट को रखा था। तो टोटल 3 पार्ट में वो डिवाइड किए थे। ही वॉज सो डिलीजेंट इन द कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एट टाइम्स ही इवन फॉरगेट टू हैव हिज मील। तो डिलीजेंट मतलब क्या होता है, देखो, डिलीजेंट मतलब वो पूरा इतने मेहनती थे कि वो अपने वेलफेयर काम में इतने गुम हो जाते थे कि वो अपना खान पान जो रहता है, जैसा हम खाना वाना जो खाते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी चीज़ें वो भूल जाते थे। ठीक है, अभी नीचे देखिए दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करता हूँ। ये है आपका हैंड राइटिंग ऑफ हर्षवर्धन।
ये हर्षवर्धन का हैंड राइटिंग है, देखिए 1.2 हैंड राइटिंग ऑफ हर्षवर्धन 1.2 जो पिक्चर है आपके सामने। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे देखिए थिंग्स टू नो, यहाँ पे आपको जानने की जरूरी है। टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन द हर्षवर्धन हार्ड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी द प्रतिहारा द्वारपाल एंड द Sirandip Grahaka is the foreign minister and the Rajdoot is the ambassador and the Prayag Mantri and the Mahadanandayaka is the chief justice and the Akshada Patikala is the रजिस्टर। ये सारी जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के मेन ऑफिसर्स थे जो कि इनकी मदद से हर्षवर्धन अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ओके नेम यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है ये वाला, नेक्स्ट देखते हैं। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बिल्ट मेनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप्स, वेल, लेक्स, mathas and the viharas and also prohibited animals, sluggards. Now every year he organized a Buddhist religious meet and every 5 years he would organize a huge religious congregations at Prayag. तो रिलीजियस कॉन्ग्रेशन मतलब क्या होता है, एक धार्मिक सभा होती है, बड़ी सभा होती है, जैसे धार्मिक मेला होता है वैसा। तो प्रयाग एक जगह का नाम है। तो हर्षवर्धन क्या करते, बहुत सारे रेस्ट हाउसेस, कुएँ, छोटे छोटे कुएँ और बहुत सारे रेस्ट हाउसेस लोगों के लिए और बहुत सारे झील, लेक्स मतलब झील होता है, ये सारी चीज़ें वो लोगों के वेलफेयर के लिए यानी अच्छे काम के लिए, सोसाइटी के लिए, उस वक्त उनके राज्य के सब लोगों के लिए वो बहुत ही क्यूरियस थे और बहुत ही कंसर्न थे बनाने के लिए। ओके प्रोवाइडेड एनिमल स्लगर्स ऑल्सो। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज, हर साल वो क्या करते थे, एक बौद्धिस्ट रिलीजियस सभा एक वो भी ऑर्गेनाइज करते थे और हर 5 साल में एक बड़ा सा रिलीजियस कॉन्ग्रेसेस मतलब जो होता है धार्मिक सभा जो होती है वो वाला ऑर्गेनाइज करते थे। जैसा सोचिए कहीं पे एक भगवान जी का मेला लगता है हर एक साल में एक बार, वैसा एक बड़ा मेला। तो उस मेले में वो क्या करते थे, he would donate the gorgeous till his entire treasury was emptied and would even give away the ornaments he would be wearing at that time। तो वो इतने दिलदार आदमी थे कि वो अपने खजाने का दौलत ख़त्म होने तक वो मतलब उनका हाथ नहीं थकता था वो दान करते हुए। और वो कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो जो पहने हुए थे, जो अपने गले का जैसा मोती का हार हुआ, कुछ ऐसा हुआ, वो भी वो दान में दे देते थे उस सभा में। ओके द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड द राइटर बन्ना भट्टा एंडोड हिज कोट हिज फेमस वर्क द हर्षचरिता एंड द कादम्बरी आर द फेमस। इवन टुडे वी कम टू नो अबाउट मेनी important aspects of King Harshavardhana's reign from the Harshacharita. King Harsha himself was a writer and they wrote 3 plays, the Naganand and the Ratnavali and Priyadarshika। तो इससे ये पता चलता है कि हर्षवर्धन लिटरेचर के भी बहुत शौकीन थे। वो साहित्य रचना लिखना, कवि लिखना, ये सब कहते। वो 3 प्ले लिखे थे, प्ले मतलब कि नाटक जैसा होता है वैसा 3 प्ले लिखे थे जिसका नाम यहाँ पे लिखा है, देखिए नागानंद, रत्नावली एंड द प्रियदर्शिका। और उनके दरबार में एक फेमस संस्कृत राइटर था जिसने हर्षवर्धन जी के बारे में लिखा था, उनका नाम था बन्ना भट्ट। तो बन्ना भट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरिता। हर्षचरिता वो है जो कि हर्षवर्धन जो राजा थे उनका बायोग्राफी है वो। ओके उसके बारे में सब पता चलता है। नाउ लुक एट द मैप स्टूडेंट्स, दिस मैप इज़ द हर्षवर्धनस एम्पायर मैप। ये कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुआ था हर्षवर्धन का। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एम्पायर हर्षवर्धनस एम्पायर नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके हर्षवर्धन का एम्पायर के में सबसे फेमस बिल्डिंग है ये नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके किंग हर्षा एक्सटेंड ऑल द पॉसिबल असिस्टेंस टू द Acharya Shivadra and made the Nalanda into the world famous university. The university had access to the revenue of 100 villages given to them by the King Harsas for its upkeep and the maintenance। तो 100 विलेजेस आसपास में जो भी थे उसमें से जो भी टैक्सेस वगैरह राजा, पहले के ज़माने में क्या है सब लैंड टैक्स और ट्रेड टैक्स ये सब कलेक्ट होता था। तो ये सारे टैक्सेस में जो पैसे आते थे वो
उससे वो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस होता था। ओके नाउ रनर द केमिस्ट आचार्य नागार्जुना, एक केमिस्ट वहाँ पे था जिसका नाम था आचार्य नागार्जुना, हु प्रूव्ड दैट द आयरन, एर्सेनिक एंड द मर्क्यूरी एसेस कुड बी यूज एज मेडिसिन। एसेस मतलब क्या होता है, राख, जैसा कोई एक चीज़ को हम जला देते हैं राख होता है, तो ये आयरन, एर्सेनिक और मर्क्यूरी, ये सारे जो उसके जो डस्ट राख जो भी होते हैं उससे मेडिसिन वगैरह बनते हैं। तो ये प्रूव उन्होंने किया था, कौन, आचार्य, केमिस्ट आचार्य नागार्जुना। तो ये कहाँ पे किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रूफ हुआ था। ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है, बहुत पुरानी भी लग रही है। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग्स टू नो में देखिए क्या है, स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द admission into the Nalanda University, then the free education, then lodging and the boarding were provided in Nalanda University। ये सारी चीज़ें में बहुत फैसिलिटी दे रहे थे। इसका मतलब ये है आजकल के यूनिवर्सिटी में हमें विदाउट पे जाना तो नहीं पड़ता, लेकिन हर्षवर्धन के यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन था, लॉगिंग एंड द बोर्डिंग वेयर प्रोवाइडेड भी थे, वहाँ पर रहने का सुविधाएं सब थी। ओके द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एंड द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज नॉन एज द धर्मा गेंज, ये नाम है बहुत ही फेमस है। लाइफ ऑफ द पीपल अभी देखते हैं, हर्षवर्धन के टाइम उनके राज्य में लोग कैसे रहते थे और उनकी ऑक्यूपेशंस क्या थी, व्यवसाय क्या थी। इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ किंग हर्षा इज अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंगटैंग्स। ह्यूंगटैंग्स एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि भारत भ्रमण करने यानी घूमने थे, और वो करीबन भारत में 15 साल तक रहे थे। और अभी जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर की तरफ देखिए, ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे ये 5 साल तक रह के स्टडी उन्होंने किया था। ओके टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ टाइम वेयर फोर्टिफाइड एंड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। तो उनका ह्यूंगटैंग्स जो लिखा था उन्होंने, उससे ये पता चलता है कि जो टाउन का जो एंट्रेंस था उसमें बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ था। तो वो 4 ग्रुप यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये 4 सोसाइटी में पहले जो है वो सोसाइटी डिवाइडेशन हुआ था। वाइल द पर्दा सिस्टम एंड द इंटरकास्ट मैरिज वेयर नॉट प्रेवलेंट एट द टाइम। उस टाइम पे पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज जो था, इंटरकास्ट यानी नीच जात का कोई लड़की व ऊंच जात का लड़का, ऐसा ये सिस्टम मैरिज वो भी नहीं था। पर्दा सिस्टम एक था वो भी नहीं था। ओके प्रेवलेंट दैट टाइम। द कस्टम ऑफ सती एंड द चाइल्ड मैरिड एंड द पोलीग्रामी हैड स्टार्टेड बाय देन। तो उसके बाद धीरे धीरे सती प्रथा मैंने जब भी बताया था आपको वो, और चाइल्ड मैरिज मतलब बचपन में ही उस टाइम पे शादी वगैरह फिक्स किया जाता था जो बॉय और गर्ल को बीच में, वो भी एक स्टार्ट हुआ था। और पॉलीग्रामी हैड स्टार्टेड बाय, पॉलीग्रामी मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा लेडीज़ को मतलब विवाह करना, यानी बहु विवाह प्रथा, बहुत सारे एक से यानी 1 से 2 या 3 ऐसा वुमेन्स को शादी करना, तो वो प्रथा एक थी, वो वाला भी स्टार्ट हो गया था। द लोकल डाइट्स कंसिस्ट ऑफ द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब डाइट्स थे। दे वोर क्लीन सिंपल वाइट क्लॉथेस एंड मैन वोर द धोतीस एंड वुमेन वोर द साड़ीज। ओके देयर ornaments, that ring, bangles and the bracelets, necklaces were made from the flowers। वो जो वुमेन जो उस वक्त पहनते थे, जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, वो सारे ऑर्नामेंट्स जो है उनके वो बहुत ही मतलब सिर्फ फूल से, फ्लावर से बने होते थे। ओके ओनली मेड फ्रॉम द फ्लावर्स एंड मैन वोर द धोती एंड वुमेन वोर द साड़ीज। चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वेयर द पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड। तो चेस और डाइस गेम से होते हैं, ये सारे उनके एंटरटेनमेंट के लिए थे। और बाकी क्या था, एक्रोबोट्स एंड द कॉन्जर्स वॉन्ड्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल। तो जो कलाबाजी दिखाने वाले लोग होते हैं, जैसे सर्कस हुआ या फिर कहीं पे कोई कलाबाजी दिखाते हैं, तो उस टाइप के लोग भी घूम घूम के हर एक टाउन में, हर एक शहर में घूम के
शहर पर शहर घूम के वो अपना ज़िंदगी बसर करते थे और एंटरटेनमेंट भी लोगों को करते थे। अभी लाइफ ऑफ द पीपल अभी देखते हैं। हर्षवर्धन के टाइम उनके राज्य में लोग कैसे रहते थे और उनकी ऑक्यूपेशंस क्या थी, व्यवसाय क्या थी। इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ किंग हर्षा इज अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग टैंक्स। ह्यूंग टैंक्स एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि भारत भ्रमण करने यानी घूमने थे, और वो करीबन भारत में 15 साल तक रहे थे। और अभी जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर की तरफ देखिए, ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे ये 5 साल तक रह के स्टडी उन्होंने किया था। ओके, टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ टाइम वेयर फोर्टिफाइड एंड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। तो उनका ह्यूंग टैंक्स जो लिखा था उन्होंने, उससे ये पता चलता है कि जो टाउन का जो एंट्रेंस था उसमें बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ था। तो वो 4 ग्रुप यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये 4 सोसाइटी में पहले जो है वो सोसाइटी डिवाइडेशन हुआ था। वाइल द पर्दा सिस्टम एंड द इंटरकास्ट मैरिज वेयर नॉट प्रेवलेंट एट द टाइम। उस टाइम पे पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज जो था, इंटरकास्ट यानी नीच जात का कोई लड़की व ऊंच जात का लड़का, ऐसा ये सिस्टम मैरिज वो भी नहीं था। पर्दा सिस्टम एक था, वो भी नहीं था। ओके, प्रेवलेंट दैट टाइम। द कस्टम ऑफ सती एंड द चाइल्ड मैरिड एंड द पोलीग्रामी हैड स्टार्टेड बाय देन। तो उसके बाद धीरे धीरे सती प्रथा, मैंने जब भी बताया था आपको, वो और चाइल्ड मैरिज मतलब बचपन में ही उस टाइम पे शादी वगैरह फिक्स किया जाता था जो बॉय और गर्ल को बीच में, वो भी एक स्टार्ट हुआ था। और पॉलीग्रामी हैड स्टार्टेड बाय। पॉलीग्रामी मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा लेडीज़ को मतलब विवाह करना, यानी बहु विवाह प्रथा। बहुत सारे एक से यानी 1 से 2 या 3 ऐसा वुमेन्स को शादी करना, तो वो प्रथा एक थी, वो वाला भी स्टार्ट हो गया था। द लोकल डाइट्स कंसिस्ट ऑफ द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब डाइट्स थे। दे वोर क्लीन सिंपल white clothes and men wore the dhotis and women wore the sarees. Okay, their ornaments, the ring, bangles and the bracelets, necklaces were made from the flowers. वो जो women जो उस वक्त पहनते थे, जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, वो सारे ऑर्नामेंट्स जो है उनके, वो बहुत ही मतलब सिर्फ फूल से, फ्लावर से बने होते थे। ओके, ओनली मेड फ्रॉम द फ्लावर्स। एंड मैन वोर द धोती एंड वुमेन वोर द साड़ीज। Chess and games of dice were the popular means of entertainment. And तो चेस और डाइस गेम से कहते हैं, ये सारे उनके एंटरटेनमेंट के लिए थे। और बाकी क्या था, एक्रोबोट्स एंड द कॉन्जर्स वॉन्ड्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल। तो जो कलाबाजी दिखाने वाले लोग होते हैं, जैसे सर्कस हुआ या फिर कहीं पे कोई कलाबाजी दिखाते हैं, तो उस टाइप के लोग भी घूम घूम के हर एक टाउन में, हर एक शहर में घूम के, शहर पर शहर घूम के वो अपना ज़िंदगी बसर करते थे और एंटरटेनमेंट भी लोगों को करते थे। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, देखिए, मतलब जो जानवर को पालना और गाय दूध वगैरह जो बेचते हैं सो वो, और ये सब उनका मेन ऑक्यूपेशन था। और लैंड रेवेन्यू मतलब जो भी वो खेती करते थे उससे 1/6 ऑफ प्रोडक्शन, वो माने छठा भाग, पूरे खेत का छठा भाग जो रहता है, एक छठा हिस्सा वो राजा को देते थे। इंटरनल एंड द इंटरनेशनल ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय द वैश्यस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइड था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो जो वैश्यस थे वो क्या थे, वो लोग इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल मतलब जो कि राज्य के अंदर होता है वो बिजनेस, और जो ट्रेडिंग बिजनेस, सेलिंग बिजनेस, और इंटरनेशनल मतलब बाहर देश में। तो उस टाइम पे रोम जो शहर था उसमें ज़्यादा वो लोग अपने भारत से चीज़ें भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ओके, हाईवे फ्रॉम द पाटलिपुत्र टू बरगु द कच्छ भरूच
port was built by the state of trade and the transportation of goods. Gold and silver coins were used to the commercial transactions. Gold और सिल्वर coins वो जैसा हम अभी पैसे देते हैं तो वैसे उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर coins निकले थे जो कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए. ऑर्नामेंट स्टैचूज इवोरीज एंड द कार्व्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड. ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टेड होती थी. The export of the different materials from India increased her prosperity during the reign of King Harsha. India had a good business relationship with Rome, which led to the inflow of gold in India. People followed the Hinduism, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religions. Okay, ये सारे इस टाइप के लोग वहाँ पे रहते थे और ये सारे ऑक्यूपेशंस वो वहाँ पे मानते थे. अब ये फ़ोटो देखिए, ये जो है हिंग टैंक्स का है. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो फ़ोटो हिंग टैंक्स का है. ओके, और ये हिंग टैंक्स चाइना से किस तरह आए थे वो रूट ये मैप में आपको मिलेगा. ओके, हिंग टैंक्स के बारे में देखिए, वो 629 to 645 सी तक थे. और जो चाइनीज ट्रैवलर हिंग टैंक्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज हर्षवर्धनस रेंज, स्टडीड द बौद्धिज्म एट द नालंदा फॉर 5 years. तो हिंग टैंक्स क्या था? हिंग टैंक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं. हिंग टैंक्स स्टे इन इंडिया फॉर 15 years एंड विजिटेड द डिफरेंट प्लेसेस. 15 साल तक रहे, मैंने पहले आपको बताया था, और वो भारत के अलग अलग जगहों में घूम रहे थे. ही हैज़ described the social, political and the religious conditions of that time. In 645 CE he returned to China. 645 को चाइना रिटर्न गए थे और उस टाइम पे हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में कैसा रिलीजियस और सोशल और पॉलिटिकल लाइफ था वो सारे वो किताब में लिखे थे. ही रिटर्न टू चाइना बाय सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया के थ्रू गए थे एंड टुक विथ हिम द मेनी बुक्स एंड रिलिक्स एंड द स्टैचूज. ये सारी चीज़ें वो साथ में लेके गए थे. स्टैचूज मतलब मूर्तियाँ वगैरह होती है. ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंड द 6th बौद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेशंस एट प्रयाग. उन्होंने क्या किया था, एक जो हर्षवर्धन जी जो रिलीजियस एक मेला बैठाते थे हर जगह, हर साल बैठाते थे. ऊपर मैंने पढ़ा था. तो 6th बौद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेशन मतलब जो धार्मिक सभा होती है वो 6ठा नंबर का बौद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेस में जो कि प्रयाग में हुआ था वो हिंग टैंक्स ने अटेंड किया था. ओके, हिंग टैंक्स हैज नोटेड दैट, उन्होंने क्या नोटेड किया था, देयर वेर द 100 बौद्धिस्ट मोड्स इन हर्षस किंगडम. करीबन 100 मोड्स मतलब क्या होता है, आप बौद्धिस्ट ब्रांचेस बोल सकते हो. 100 ब्रांचेस करीबन थे. पीपल लिव्ड ए सिंपल एंड द purest and peaceful life based on living by rules of good and moral conduct and the justice, and cheating and the breach of promises were considered sinful. तो उन्होंने क्या देखा, उस टाइम पे जो लोग थे बहुत ही पीसफुल लाइफ जीते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, और जो रूल रेगुलेशंस और रेस्पेक्टफुली और जस्टिस के फेवर में था, पॉजिटिवली था, उसको ही लेकर चलते थे. और वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं करता था, और अगर कोई प्रॉमिस या इसको ब्रेक किया तो वो बहुत ही बड़ा एक भूल माना जाता था, एक गलती माना जाता था, जो कि सिंफुल यहाँ पे कहा गया है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो था ये टॉपिक आपका हाफ टॉपिक है इस लेसन का, जो कि कन्नौज टाउन के बारे, बिग स्टेट्स के बारे में बताया गया है. अभी दूसरा टॉपिक जो है वो मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वातापी के बारे में जानेंगे. ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.